Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक प्रताप, सहायक प्राध्यापक विधि विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। मेरे पाठ्यक्रम का शीर्षक है भागीदारी अधिनियम 1932 और आज के व्याख्यान का विषय है पंजीकरण ना कराने का प्रभाव। पंजीकरण ना कराने के प्रभाव की चर्चा हम इस व्याख्यान में करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि पंजीकरण कराना या ना कराना कोई विधिक आवश्यकता नहीं है। जब हम भागीदारी अधिनियम को देखते हैं तो उसके विशेष रूप से यह प्रावधान को हमें ध्यान में रखना होगा कि फर्म का पंजीकरण कराना कोई आवश्यक विधिक बाध्यता नहीं होती है। जब हमने पूर्ववर्ती व्याख्यान को एक बार देखेंगे तो हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसी फर्म के पंजीकरण के लिए उस फर्म के पंजीकरण की प्रक्रियाओं का वहन तो इस अधिनियम में किया गया है, लेकिन पंजीकरण कराया जाए अथवा ना कराया जाए इस संबंध में कोई भी चेष्टा अधिनियम में नहीं की गई। धारा 69, जिसे हम आज के व्याख्यान में देखते हैं, या मात्र पंजीकरण ना कराने के प्रभाव के बारे में है। ऐसे में इस प्रश्न का उत्तर हमें धारा 69 के सापेक्ष देना होगा, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि पंजीकरण कराना है या नहीं कराना है, इस संबंध में कोई भी स्पष्ट निर्देश नहीं है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि फर्म के पंजीकरण की प्रक्रिया भी दी गई है कि फर्म का पंजीकरण कैसे किया जाएगा। इसका मतलब कि एक निर्देश है कि जो व्यक्ति फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना चाहे वो करा सकता है। यानी कि अभी तक हमें जो उत्तर समझ में आया वह यह कि फर्म के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जरूरी नहीं है, लेकिन यदि प्रक्रिया दी गई है तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। लेकिन जब हम धारा 69 को देखते हैं तो इसमें स्पष्ट होता है कि पंजीकरण ना कराए जाने के प्रभाव होते हैं। यानी कि अगर हम तीनों ही बातों को एक साथ देखें तो शायद हमारे प्रश्न का उत्तर अब ये होगा कि फर्म के रजिस्ट्रीकरण कराने या पंजीकरण कराने के लिए आवश्यक बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए हमें फर्म का पंजीकरण कराया जाना उचित प्रतीत होता है, क्योंकि धारा 69 में कुछ निर्योग्यताएं हैं और यह निर्योग्यताएं फर्म के रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण ना कराए जाने के लिए दिखाई पड़ती हैं। ऐसे में यदि धारा 69 में दी गई निर्योग्यताओं से बचना है या फर्म के रजिस्ट्रीकरण से के दुष्प्रभाव से बचना है तो अच्छा है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए या फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया जाना चाहिए। फर्म के रजिस्ट्रेशन के कराए जाने के संबंध में प्रावधान धारा 56 से लेकर के 71 तक की प्रक्रियाओं में प्रस्तावित हैं। हमने अभी पूर्ववर्ती व्याख्यान में धारा 56, 57, 58, 59, 60 और परिशोधन धारा 62, 63 में देखा और यह देखा कि किस प्रकार एक फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है। फर्म के रजिस्ट्रेशन को कराने के लिए हमें फिर से यहाँ ध्यान देना होगा कि जब यह अधिनियम आया था तो इस अधिनियम के आते समय ही धारा 69 को छोड़ करके शेष सभी धाराओं का प्रवर्तन कर दिया गया था और धारा 69 के प्रवर्तन को 1 साल के लिए स्थगित रखा गया था। धारा प्रवर्तन में धारा 69 को 1 साल के लिए स्थगित रखने का सिर्फ एकमात्र कारण यह था कि विधायन यह चाहता था कि जो कोई भी फर्म के रजिस्ट्रेशन से होने वाले दुष्प्रभाव से बचने के लिए फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है वह अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन 1 साल के भीतर करा लेता है। लेकिन ऐसा कहीं भी उल्लिखित नहीं है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया जाना आवश्यक है। यानी फर्म के रजिस्ट्रेशन को कराए जाने की प्रक्रिया जरूर विहित की गई है, लेकिन यह कोई अधिरोपित स्थिति नहीं है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन होना ही है। लेकिन फर्म के रजिस्ट्रेशन करने या ना करने के निर्णयों के बीच में फर्म के रजिस्ट्रेशन ना करने के दुष्प्रभावों को बारे में समझना जरूरी है।
यदि फर्म के रजिस्ट्रेशन ना होने के दुष्प्रभाव को यदि हम एक बार देखेंगे तो शायद हमें यह निर्णय लेने में आसानी होगी कि फर्म का रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए अथवा नहीं। तो इस व्याख्यान में धारा 69 के अंतर्गत पंजीकरण ना कराने के प्रभाव की हम चर्चा करते हैं। धारा 69 की उपधारा 1, 2 और 3 में उपधारा 1 को यदि हम देखें तो कोई भी वाद जो किसी संविदा से उद्भूत या इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी कार्य को करने के लिए किया जाए, जो भागीदारी के नाते वाद लेने वाले किसी अधिकार को प्रवृत्त करके फर्म के विरुद्ध या किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो न्यायालय में संस्थित नहीं किया जाएगा, भागीदारी का होना, अभिकथित होना वह दर्शित रह चुका हो। और कोई भी वाद जो किसी संविदा से उद्भूत हो, किसी अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए किया जाए फर्म की ओर से या किसी न्यायालय में किसी पर व्यक्ति के विरुद्ध ना संस्थित किया जाएगा जब तक कि फर्म रजिस्ट्रीकृत ना हो और वाद लेने वाले व्यक्ति फर्म के रजिस्टर में भागीदारों के रूप में दर्शित ना हो, या उपधारा 3 के हिसाब से उपधारा 1 और उपधारा 2 के किसी संविदा से उद्भूत अधिकार को मुजरई के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन उसमें कुछ स्थितियां हैं जिस पर वह प्रभाव नहीं डालेंगे, जैसे किसी फर्म के विघटन या किसी विघटित फर्म का लेखा लेने के लिए वाद के अधिकार या किसी अधिकार के शक्ति का प्रवर्तन। इसकी धारा उपधारा 4 महत्वपूर्ण है, जो यह कहती है कि यह कहाँ लागू नहीं होगी, यानी ऐसी फर्मों को या ऐसी फर्मों के बारे में जिनका कोई स्थान उस राज्य क्षेत्र में नहीं है जहां इनका विस्तार है, या जिनके कारोबार स्थान राज्य के क्षेत्र में धारा 56 के अंतर्गत या लागू नहीं होते हैं, और जहां 100 रुपए से अधिक के वाद या मुजरई के दावे सम्मिलित हैं। यानी कि कोई अगर प्रेसिडेंसी नगरी है, कोई प्रांतीय लघु वाद न्यायालय है जहां पर किसी कार्यवाही को जो ऐसे वाद से निकलता हो, यानी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना भारतीय भागीता या भारतीय भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य नहीं है। यदि कोई चाहे तो फर्म का पंजीयन करा सकता है या फर्म का पंजीकरण नहीं भी करा सकता है। इस निमित्त सस्ती लगाने का कोई नियम घोषित नहीं किया गया है, लेकिन फर्म का रजिस्ट्रेशन ना कराने की कुछ निर्योग्यताएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप फर्म का पंजीकरण कराना आवश्यक जान पड़ता है। जैसे कोई अपंजीकृत फर्म किसी के विरुद्ध मुकदमा नहीं ला सकती जिसने फर्म से उधार लिया है। यदि कोई व्यक्ति फर्म से उधार लिया है, तब वह अपने उधार के भुगतान के लिए फर्म के विरुद्ध तो वाद दाखिल कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के विरुद्ध फर्म वाद नहीं ला सकती है। और यह निर्योग्यता इतनी गंभीर है कि मजबूरी बस फर्म का पंजीकरण आवश्यक हो जाता है। इसीलिए बी सुब्रमण्यन बनाम राजेश रघुवंदन राव के मामले में यह निर्णय दिया गया कि फर्म का पंजीकरण भागीदारों पर वैकल्पिक है, परंतु अपंजीकृत फर्म के भागीदार अपने अधिकारों को तीसरे पक्षकार के विरुद्ध लागू कराने के लिए निर्योग्य हो जाते हैं। यानी कि अगर हम इस कथन को देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि यद्यपि किसी भी फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए विधिक रूप से कोई बाध्यता नहीं रखी गई है, लेकिन उसकी निर्योग्यताएं इतनी गंभीर होती हैं कि निर्योग्यताओं के दायरे से बाहर निकलने के लिए आवश्यक होता है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए। इसीलिए न्यायाधीश महोदय ने कहा कि सामान्य रूप से वैकल्प होता है, यानी फर्म का पंजीकरण कराना या ना कराना एक वैकल्पिक विषय वस्तु है जो उस भागीदार के विकल्प पर निर्भर करती है, लेकिन इस विकल्प का प्रयोग जब विवेकी शक्ति से किया जाएगा तब हम इसके दुष्प्रभावों की चर्चा करेंगे। और जब धारा 69 के अंतर्गत दुष्प्रभावों की या निर्योग्यताओं की चर्चा करेंगे तो स्पष्ट होगा ये निर्योग्यताएं इतनी गंभीर किस्म की निर्योग्यताएं हैं कि फर्म का पंजीकरण को मजबूरीवश आवश्यक बना दिया गया है। धारा 69 के अंतर्गत अपंजीकरण के प्रभाव को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत उल्लेखित किया जा सकता है, जैसे भागीदारों तथा फर्म में पारस्परिक कार्यवाहियों का लागू ना होना। यानी जब कोई फर्म
रजिस्ट्रीकृत या पंजीकृत नहीं होती है तो जो भागीदार होते हैं और फर्म होते हैं उनकी आपस की जो पारस्परिक कार्यवाही होती है उस पर वह लागू नहीं होती है। यानी अपंजीकृत फर्म का कोई भी भागीदार संविदा से उद्भूत भागीदार या भागीता अधिनियम द्वारा दिए गए अधिकार को लागू करने के लिए फर्म अपने वर्तमान या भूतकालीन सहभागीदारों के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद नहीं प्रस्तुत कर सकता। यदि कोई भागीदार संविदा या इस अधिनियम द्वारा दिए गए अधिकार को प्रवर्तित कराने हेतु फर्म या किसी भागीदार के विरुद्ध कोई वाद लाना चाहता है तो फर्म की रजिस्ट्री करवा कर वाद ला सकता है। धारा 69 की उपधारा 1 के अनुसार जब तक कि फर्म रजिस्टर्ड ना हो और वाद लाने वाले भागीदारों का नाम फर्म के भागीदारों के खिलाफ कोई वाद नहीं ला पाएंगे। यानी धारा 69 की उपधारा 1 यह स्पष्ट करती है कि यदि फर्म रजिस्ट्रीकृत नहीं है और वाद लाने वाले जो भागीदार हैं उनका नाम फर्म के रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो अब फर्म के अन्य भागीदारों के खिलाफ कोई वाद नहीं ला सकते। ऐसे में भागीदारी फर्म के संबंधित किसी भी अधिकार या दायित्व का भागीदारी अधिनियम में अयोग्यता से बचाने के लिए आवश्यक है कि ऐसा दावा प्रस्तुत करने के पूर्व ही फर्म का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया हो या कराया जाना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई विवाद उत्पन्न होगा भागीदारों का हस्ताक्षर प्राप्त करना कठिन हो जाएगा और फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इस प्रकार फर्म का पंजीयन फर्म की स्थापना के पश्चात अविलंब कराया जाना चाहिए, ऐसा विवेकीय शक्ति कहती है। यानी धारा 69 की उपधारा 1 को हम देखें तो दो बातें स्पष्ट रूप से आती हैं। पहला कि फर्म के भागीदारों के लिए आवश्यक नहीं है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। दूसरा, यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो धारा 69 की उपधारा 1 एक निर्योग्यता देती है कि यदि फर्म रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो फर्म के भागीदार और फर्म की पारस्परिक कार्यवाहियों के लिए कोई वो कार्यवाही विधिक रूप से नहीं कर सकेंगे। अर्थात यदि आपसी विवाद उत्पन्न हो जाए तब एक पक्षकार यानी एक भागीदार फर्म के विरुद्ध यदि कोई वाद दाखिल करना चाहे या दावा लाना चाहे तो अरजिस्ट्रीकृत फर्म होने के कारण, क्योंकि उसका नाम फर्म के रजिस्टर में भागीदार के रूप में नहीं है, वह ऐसी कोई भी कार्यवाही का लाभ नहीं ले पाएगा। इसीलिए इस निर्योग्यता से बचने के लिए फर्म का रजिस्ट्रेशन आवश्यक हो जाता है। बालाजी श्याम जी छेदा बनाम भूथर भाई बाजीदास पटेल के वाद में एक अपंजीकृत फर्म के भागीदार द्वारा एक मेंटेनेंस सूट यानी पोषणात्मक वाद संस्थित किया जाता है। जब तक भागीदारी फर्म अस्तित्व में है तथा वादी एवं अन्य के फर्म के भागीदार हैं, ऐसी स्थिति में यह वाद पत्र धारणीय है और यह धारा 69 द्वारा वर्जित है, क्योंकि वादी द्वारा मांगा गया अनुतोष किसी संविदा के अधिकार के प्रवर्तन के लिए नहीं था। सामान्य विधि के अधीन पहले ही फर्म द्वारा अर्जित और धारित अधिकार के बारे में था। यानी जब तक फर्म पंजीकृत ना हो तथा भागीदार का नाम रजिस्टर में फर्म के भागीदार को दर्शित ना हो, वाद नहीं ला सकते हैं। परंतु यदि किसी भागीदार के विरुद्ध मिसकंडक्ट या औचार के लिए क्षतिपूर्ति का वाद लाया जा सकता है तो भले ही फर्म पंजीकृत ऐसा किया जा सकता है। चंदर मोहता बनाम खिदावंत इंगाले के वाद में भागीदार की फर्म की दुकान का ताला तोड़कर माल उठा ले गए। यह भागीदार द्वारा किया गया औचार था। ऐसी स्थिति में 69(1) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का दावा वर्जित नहीं है। ऐसे वाद के लिए फर्म का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार हम देखें तो इसकी सीमा क्या है। धारा 69 की उपधारा 1 स्पष्ट रूप से कहती है कि यदि फर्म पंजीकृत नहीं है तो उनकी निर्योग्यताएं होंगी कि फर्म के भागीदार आपस में एक दूसरे के विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं कर सकते और फर्म तथा फर्म के भागीदार फर्म के विरुद्ध किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते। इसका मतलब मान लीजिए किसी फर्म से कोई ऋण बकाया हो, कोई धन बकाया हो, कोई संदाय किया जाना हो और फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो फर्म का एक भागीदार फर्म के विरुद्ध कोई वाद नहीं दाखिल कर पाएगा और ना ही फर्म के भागीदार
आपस में इस कार्यवाही से संबंधित किसी अधिकार या दायित्व का प्रवर्तन करा पाएंगे। लेकिन बालजी श्याम जी छेदा विवाद में न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि यह जो निर्योग्यता धारा 69(1) में दी गई है, यह मात्र उस स्थान तक या उस निर्योग्यता तक सीमित है जिसका प्रश्न उन कार्यवाहियों के संदर्भ में है जो कारोबार यानी भागीदारी के कारोबार से संबंधित है, ना कि कोई अन्य वाद। अर्थात यदि एक भागीदारी फर्म के एक भागीदार ने कपट या दुराचरण किया और इससे फर्म को यानी फर्म के किसी अन्य भागीदार को सहभागीदार को कोई क्षति उठानी पड़ी, तब ऐसे में यह तर्क नहीं लिया जा सकता है कि फर्म रजिस्ट्रीकृत नहीं है, इसलिए ऐसे वाद दाखिल नहीं किए जा सकते। इसका मतलब कि ऐसे वाद तब दाखिल किए जा सकते हैं जबकि वह फर्म भले ही पंजीकृत ना हो, लेकिन मामला दुराचरण या ऐसी कपट या उन स्थितियों के बारे में है जिनका सीधा संबंध कारोबार या भागीदार के कारोबारी संस्था से नहीं है। इसी प्रकार पी आनंदा राव बनाम जी राजा राव के मामले में भागीदारी की मृत्यु पर 2 पुत्र फर्म में उनके स्थान पर आ गए। इस आशय की सूचना रजिस्ट्रार को नहीं दी गई, यानी कि जब भी कोई फर्म रजिस्ट्रीकृत की जाती है तो उसके बाद उसके संबंध में रजिस्ट्रेशन के बाद की भी जो अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में रजिस्ट्रार को सूचना दिया जाना चाहिए। पूर्ववर्ती व्याख्यान में अभी हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी कि हम जब धारा 63 को देखते हैं तो धारा 63 यह स्पष्ट रूप से कहती है कि कोई भी बाहर जाने वाला भागीदार या कोई भी निर्गामी जिसको हम भागीदार कहते हैं और कोई आगामी यानी कि अंदर आने वाला कोई भागीदार हो, तब जब भी कोई भागीदार फर्म की भागीदारी से बाहर जाता हो या कोई भी भागीदार जो फर्म की भागीदारी के भीतर आता हो, तो इससे उस फर्म का या भागीदारी का पुनर्गठन होता है। और ऐसे में पुनर्गठन, मान लीजिए वह पुनर्गठन नहीं भी होता है तो भी एक नए व्यक्ति के साथ नया संबंध अन्य भागीदारों का बनता है। ऐसे में इस तथ्य की सूचना फर्म के रजिस्ट्रार को दी जानी चाहिए। लेकिन इस वाद में जब रजिस्ट्रार को इस बात की सूचना नहीं दी गई कि भागीदार की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र उनके स्थान पर आ गए हैं, तब इस आधार पर यह फर्म इन मामलों में अपंजीकृत हो गई। फर्म अपंजीकृत क्यों हो गई? यद्यपि फर्म पंजीकृत थी, लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि धारा 58 में जब पंजीकृत होने की विषय वस्तु देखते हैं तो उसमें फर्म के नाम, कारोबार के स्थान के साथ साथ भागीदारों के नाम, स्थायी पते और उनका हस्ताक्षर होना आवश्यक है। ऐसे में जब एक व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात उसके 2 पुत्र उस फर्म में आ गए तो वो नए भागीदार के रूप में शामिल हुए। उन्होंने नई संविदा का सृजन किया और चूंकि उनका नाम फर्म के नाम में रजिस्ट्रीकृत या पंजीकृत नहीं है, ऐसे में अब फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वह भी नए फर्म के रूप में रजिस्टर नहीं हुआ और फर्म अपंजीकृत मानी गई। ऐसे में भागीदारी अनुबंध के अनुसार यदि कोई भागीदार अपना अंश बेचना चाहे तो वह अन्य भागीदार को ही बेच सकता है, बाहरी व्यक्ति को नहीं। यानी एक भागीदार ने अपना अंश जो बाहरी व्यक्ति को बेच दिया था, जिसके लिए पुत्रों ने वाद दायर किया, किंतु वो असफल रहे और फर्म के विघटन के पश्चात वो वाद ला सकते थे, फर्म में बने रहने के दौरान नहीं ला सकते थे। इस प्रकार इस वाद से यह तो निश्चित हो गया कि फर्म के विघटन की आवश्यकता मात्र के लिए ही फर्म का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक नहीं है, ना कि फर्म एक बार जब रजिस्ट्रीकृत हो जाए तो सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी हो गई। फर्म के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बाद फर्म का रजिस्ट्रेशन होना उन तथ्यों को भी शामिल करता है जब समय समय पर फर्म के बारे में कोई सब्सटेंशियल या आवश्यक परिवर्तन हो, जैसे कि कोई निर्गामी भागीदार हो, कोई आगामी भागीदार हो, तब इन सब की सूचनाएं फर्म के रजिस्ट्रार को देनी चाहिए, जिसे वह धारा 58 की विहित प्रक्रिया के अनुसार धारा 59 में फर्म के रजिस्टर में रजिस्टर कर ले। यदि ऐसा रजिस्ट्रेशन या ऐसा अंकड़ धारा 59 के अधीन उस रजिस्ट्रार ने फर्म के रजिस्टर में उसे अंकित नहीं किया है,
तब ऐसी परिस्थितियों में वह फर्म अपंजीकृत मानी जाएगी। और एक बार जब फर्म अपंजीकृत मानी जाएगी तो धारा 69 की उपधारा 1 की नियोग्यताएं लागू होंगी और फर्म के रजिस्ट्रेशन ना होने के दुष्प्रभाव उसको झेलने होंगे। इसी प्रकार जब भागीदारी विलेख को अकृत्य या शून्य कराने के बाद फर्म द्वारा या फर्म की ओर से कोई वाद नहीं लाया जाता है तो धारा 69 की उपधारा 1 द्वारा इसका वर्जन लागू नहीं होगा और फर्म तथा पर व्यक्तियों के बीच के अधिकार का लागू होना किसी पर व्यक्ति पर अपंजीकृत फर्म अपने संविदात्मक अधिकारों को प्रवर्तित करने का वाद नहीं ला सकती। केवल पंजीकृत फर्म ही ऐसे मुकदमे प्रस्तुत कर सकती है और वाद ऐसे भागीदार द्वारा दायर किया जा सकता है जिनके नाम फर्मों के रजिस्टर पर भागीदारों के रूप में प्रविष्ट किए गए हैं। धारा 69 की उपधारा 2 के अनुसार किसी फर्म द्वारा या फर्म की तरफ से किसी संविदा से उत्पन्न किसी अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए किसी न्यायालय में किसी पर व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक कि फर्म पंजीकृत ना हो तथा वाद लाने वाले व्यक्ति को फर्म का रजिस्टर में भागीदारों के रूप में ना दिखाया गया हो। यानी कि यदि कोई फर्म रजिस्ट्रीकृत नहीं है, साथ ही साथ उस फर्म के भागीदार का नाम फर्म के रजिस्टर में अंकित नहीं है, तब धारा 69(2) की नियोग्यताएं लागू होते हुए यह कहती हैं कि किसी फर्म का या फर्म की तरफ से किसी संविदा में उत्पन्न अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए कोई भी वाद पर व्यक्ति के विरुद्ध नहीं लाया जाएगा। उदाहरण से अगर हम समझना चाहें तो मान लीजिए एक फर्म है जिसे किसी पर व्यक्ति के किसी प्रकार की माल की आपूर्ति होनी थी। उस माल की आपूर्ति के संबंध में कोई करार था, लेकिन फर्म को नियत समय पर उस व्यक्ति ने माल की आपूर्ति नहीं की। अब माल की आपूर्ति नहीं करने पर उस पर व्यक्ति के विरुद्ध सामान्य रूप से विधिक मुकदमा दायर किया जा सकता है, लेकिन फर्म के लिए यह आवश्यक होगा कि फर्म पंजीकृत होना चाहिए। यदि फर्म पंजीकृत नहीं है तो धारा 69(2) की नियोग्यताएं लागू होंगी और धारा 69(2) की नियोग्यताओं के अनुसार अपंजीकृत फर्म उस पर व्यक्ति के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं दाखिल कर सकता है। धारा 69(2) के अनुसार किसी फर्म द्वारा फर्म की तरफ से किसी संविदा से उत्पन्न किसी अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए न्यायालय किसी पर व्यक्ति पर मुकदमा नहीं दाखिल कर सकता जब तक कि फर्म पंजीकृत नहीं हो। श्रीराम फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाम यसीना खान के मामले में फर्म के 2 भागीदार निवृत्त हो गए और एक नया भागीदार फर्म में प्रवेश किया। साथ ही साथ एक अवयस्क को भी फर्म के फायदे के लिए सम्मिलित किया गया। इस परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को देने से पहले फर्म के द्वारा दाखिल कर दी गई और यह निर्णित किया गया कि फर्म में वाद की तारीख पर जो फर्म के भागीदार थे उन्हें फर्म के रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं किया जाएगा। अतः फर्म द्वारा लाए गए वाद को अस्वीकार कर दिया गया। जल खान बनाम फर्म के वाद में संवैधानिक ढांचे में जो परिवर्तन हुआ उससे भागीदार निवृत्त हो गए और एक नया भागीदार उसमें आया। फर्म ने प्रतिवादी के प्रति अदायगी न किए जाने के बाद वाद प्रस्तुत किया और भागीदारी की प्रविष्टि की सूचना भागीदार को दी गई। फर्म के वाद को न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। इसी प्रकार होटल सत्कार गोवा कृष्णानंद नानू के वाद में फर्म के विरुद्ध वाद लाने से इनकार कर दिया गया। एक अन्य वाद रविंद्रन बनाम P.A. पद्मनाभन पे एक अपंजीकृत फर्म द्वारा वाद लाया गया, जिसमें वाद के असफल होने से बचाने के लिए वाद पत्र का परिशोधन करके फर्म के स्थान पर भागीदारों के व्यक्तिगत नाम सम्मिलित किए गए। न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर दिया और मुकदमे से यह दर्शित हुआ कि दावा फर्म का था, पर व्यक्ति की तरह भागीदारों के लिए उत्तरदायी थे और यह स्पष्ट नहीं था। यदि कोई फर्म किसी पर व्यक्ति को माल विक्रय करती है तथा पर व्यक्ति उसका भुगतान नहीं करता है तो पर व्यक्ति के विरुद्ध माल प्राप्त करने के लिए वाद नहीं लाया जा सकता है, जबकि वह पंजीकृत है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि धारा 69 की उपधारा 2 जिस निर्योग्यता की बात करती है वह स्पष्ट रूप से बताती है कि यदि कोई फर्म अपंजीकृत है
तो अपंजीकृत फर्म के नाम से किसी पर व्यक्ति के विरुद्ध कोई मुकदमा या वाद दाखिल नहीं किया जा सकता है। अर्थात कि अभी हमने एक उदाहरण लिया था कि एक पर व्यक्ति जिसने किसी फर्म को माल की आपूर्ति की और माल की आपूर्ति के संबंध में कोई अधिकार या दायित्व उत्पन्न हुआ जिसे लेकर के फर्म के द्वारा कोई दावा किया जाना है। ऐसे में वह फर्म तभी दावा कर सकता है उस पर व्यक्ति के विरुद्ध जब फर्म पंजीकृत हो, क्योंकि धारा 69 की उपधारा 2 यह निर्बंधन लगाती है कि फर्म यदि अपंजीकृत है तो वह फर्म के विरुद्ध कोई वाद दाखिल नहीं कर सकता है। इसी को रविंद्रन बनाम पी पद्मनाभम के वाद में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से समझाया और यह बताया कि किसी भी परिस्थिति में अगर फर्म पंजीकृत है तो फर्म के द्वारा किसी पर व्यक्ति पर कोई मुकदमा दाखिल नहीं होगा, चाहे भले ही वह पर व्यक्ति भुगतान के लिए उत्तरदायी था या उसका कुछ भुगतान बचा हुआ है जो फर्म को प्राप्त करना है। और इस निर्योग्यता को इतनी गंभीर निर्योग्यता माना गया है कि किसी अन्य कारण में या किसी अन्य तरीके से भी यदि इसे प्रवर्तनीय कराने की कोशिश की जाएगी तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करेगा और उसे विधिक मान्यता देने से इनकार कर सकता है। जैसे इस मामले में देखा गया कि जब फर्म अपंजीकृत थी तो मुकदमा करने पर पहले तो अपंजीकृत फर्म की तरफ से मुकदमा किया जाता है उस पर व्यक्ति के विरुद्ध, लेकिन जब देखा गया कि धारा 69(2) की निर्योग्यताएं ऐसी हैं कि अपंजीकृत फर्म द्वारा ऐसा मुकदमा नहीं दाखिल किया जा सकता, तो उसमें परिवर्तन करके मुकदमे में फर्म के नाम के बजाय फर्म के भागीदारों के नाम लिख दिए गए। लेकिन न्यायालय ने कहा कि फर्म के नाम को हटाकर भागीदार का नाम लिखने का आशय मात्र यह था कि आप उस विधिक कार्रवाई को प्रवर्तन कराना चाहते थे जो सामान्य रूप से आप नहीं कर सकते थे। इसलिए इस विधिक कार्रवाई के परिवर्तन की अवज्ञा नहीं होगी और इसकी अनुज्ञा नहीं दी जा सकती और पर व्यक्ति के विरुद्ध मूल्य प्राप्त करने के लिए ऐसा कोई वाद नहीं दाखिल किया जाएगा जबकि फर्म अपंजीकृत है। इसी प्रकार बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम लीरा सिराज के मामले में वाद संस्थित करने की तिथि पर एक फर्म पंजीकृत नहीं थी। जिन व्यक्तियों ने वाद संस्थित किए उन्हें फर्म के रजिस्टर भागीदार के रूप में निर्देशित नहीं था। न्यायालय ने वाद को धारा 69(2) के अंतर्गत खारिज कर दिया और यह स्पष्ट है कि अपंजीकृत फर्म अपने संविदात्मक अधिकारों को लागू करने के लिए पर व्यक्तियों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती है, किंतु पर व्यक्ति फर्म के विरुद्ध संविदात्मक अधिकारों को लागू करने के लिए वाद दाखिल कर सकते हैं, चाहे भले ही फर्म अपंजीकृत हो। इस प्रकार धारा 69(2) पर व्यक्तियों को अपने संविदात्मक अधिकारों का अरिस्ट्रीकरण फर्म के विरुद्ध प्रवर्तित कराने हेतु मुकदमा दाखिल करने का अधिकार देता है और उसे रोकता नहीं है। इसका आशय यह हुआ कि जो कोई अधिकार या दायित्व जबकि वह संविदा से उद्भूत ना हुआ हो बल्कि किसी अन्य तरीके से, तो ऐसे अधिकार को लागू करने के लिए पर व्यक्ति के खिलाफ वाद ला सकती है। इसका मतलब धारा 69(2) में हमने एक विधिक निर्योग्यता देखी और जिस विधिक निर्योग्यता को हमने यह समझा कि यदि एक फर्म अपंजीकृत है या रजिस्टर्ड नहीं है तब ऐसे में वह पर व्यक्ति के विरुद्ध वाद नहीं ला सकती। इसे हमने एक उदाहरण से भी देखने की कोशिश की कि जहां एक फर्म को किसी पर व्यक्ति या तीसरे व्यक्ति ने माल की आपूर्ति की थी, उस माल की आपूर्ति के संदर्भ में कोई दायित्व उत्पन्न हुआ जिसका लाभ उस फर्म को मिलना चाहिए था। ऐसे में जब वह लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था तो फर्म मुकदमा या वाद दाखिल करके उस पर व्यक्ति के विरुद्ध उस दायित्व का प्रवर्तन कराना चाहती है। लेकिन धारा 69(2) की निर्योग्यता होने के कारण एक अपंजीकृत फर्म पर व्यक्ति के विरुद्ध वाद नहीं दाखिल कर सकती, इसलिए उस दायित्व का प्रवर्तन नहीं करा पाएगी। लेकिन साथ ही साथ हमें यह एक और रोचक तथ्य देखने को मिलेगा कि मान लीजिए अब इन्हीं दायित्व का प्रवर्तन उस फर्म के विरुद्ध कराना हो उस तृतीय पक्षकार या पर व्यक्ति के द्वारा, तब ऐसी सूरत में यह निर्योग्यता लागू नहीं होती है। यानी कि यदि कोई फर्म अपंजीकृत है तब उसके विरुद्ध कोई अधिकार का प्रवर्तन कराना है
तो तृतीय पक्षकार या पर व्यक्ति उस फर्म के विरुद्ध मुकदमा दाखिल कर सकता है और वाद की कार्रवाई संस्थित कर सकता है। इसका आशय यह हुआ कि जबकि फर्म अरजिस्ट्रीकृत है, तब किसी पर व्यक्ति से अधिकार या दायित्व का प्रवर्तन कराने के लिए सिर्फ निर्योग्यता फर्म को है। यानी फर्म उस पर व्यक्ति के विरुद्ध वाद नहीं ला सकती और दावा नहीं कर सकती, लेकिन वह जो पर व्यक्ति है वह उस फर्म के विरुद्ध अगर चाहे तो वाद भी ला सकता है और मुकदमे की कार्रवाई भी कर सकता है, क्योंकि 69(2) की निर्योग्यताएं अपंजीकृत फर्म पर लागू हैं, उस पर व्यक्ति पर लागू नहीं होती है। इसी को बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम सिराज के मामले में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से बताया। इसी प्रकार संध्या अंत पर बनाम मंजू कथुरिया के वाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि एक अपंजीकृत फर्म के जो भागीदार होते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्राप्त अपने अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु धारा 69(2) से वर्जित नहीं होंगे। यानी कि अगर कोई भागीदार है और वह अपंजीकृत फर्म के हैं तो 69(2) के जो निर्बंधन हैं उन पर लागू होते हैं, लेकिन यदि अपंजीकृत फर्म के भागीदार किसी ऐसे अधिकार का प्रवर्तन कराना चाहते हैं जो भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत न होकर किसी अन्य अधिनियम, और इस मामले में जैसा कि जो दायित्व है या अधिकार का प्रवर्तन है वह संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत होना था, तो संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत होने वाले जो अधिकार हैं या उससे उद्भूत जो अधिकार हैं उनके प्रवर्तन के लिए धारा 69(2) कोई निर्बंधता नहीं करती है और वह कहीं से उसकी वर्जना नहीं रखते हैं। इस प्रकार धारा 69 का जो मुख्य आशय है वह व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना, यानी पर व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना है। यानी जब पर व्यक्ति अपंजीकृत फर्म के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करता है और उसे यह साबित करने की पूर्ण स्वतंत्रता है कि यदि व्यक्ति का नाम फर्म के रजिस्टर में प्रवृत्त नहीं है तो वह फर्म का भागीदार है। इसी तरह यदि अपंजीकृत फर्म ने संविदा में अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति को अंतरित कर दिया है तो ऐसे अंतरित हुए अधिकारों को लागू करने के लिए वह पर व्यक्ति के विरुद्ध वाद संस्थित नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति जो किसी प्रतिष्ठान का एकाकी स्वामी है और किसी व्यक्ति को ऋण देता है और उसे अपने प्रतिष्ठान को भागीदारी में प्रवर्तित कर देता है, तब भागीदारी फर्म उस ऋण को स्वीकार नहीं करती है तो उस ऋण को वसूलने के लिए वह वाद दाखिल कर सकता है, भले ही फर्म अपंजीकृत हो। इस विषय पर एक वाद बीबी पटेल बनाम नोआर्मम एक्सपोर्ट्स का है, जिसमें भागीदारी फर्म में एक प्रतिष्ठान को बदल दिया गया। फर्म ने उस ऋण को स्वीकार नहीं किया और व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी के विरुद्ध ऋण वसूलने का निर्णय लिया गया। ऋण देते समय वादी ने अपने प्रतिष्ठान के बारे में जो उसका एकमात्र एकाकी स्वामी था उसने ऋण दिया और वह रूप जिस ऋण दिया गया था उसके द्वारा संस्थित किया और खारिज नहीं किया जा सकता था। वाद संस्थित करने के समय फर्म अपंजीकृत और फर्म से उद्भूत अधिकार पर व्यक्ति के विरुद्ध प्रवर्तित करने हेतु वाद दाखिल नहीं कर सकती। इस प्रकार हम देखते हैं कि धारा 69 की उपधारा 1 और उपधारा 2 कुछ निर्बंधन की बात करती है और वो ऐसे निर्बंधन है जो मात्र फर्म के अपंजीकरण होने की दशा में लागू होते हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? क्यों किसी फर्म पर ऐसा निर्बंधन है? क्या इसलिए कि आवश्यकता है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया जा सके? नहीं, यह वास्तव में इसलिए है क्योंकि विधायन चाहता है कि किसी भी पर व्यक्तियों को सुरक्षा दी जाए। यानी जब पर व्यक्ति अपंजीकरण फर्म के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करता है तो उसे साबित करने की स्वतंत्रता होती है कि किसी व्यक्ति का नाम फर्म के रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं है तो वह फर्म का भागीदार है। इसलिए धारा 69 के आशय को यहाँ समझना महत्वपूर्ण है, जिसमें विधायन का आशय सिर्फ और सिर्फ पर व्यक्तियों की सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित है। इसी प्रकार इसके उपबंध 3 को अगर हम देखें तो स्पष्ट करता है कि धारा 69 की उपधारा 1 और धारा 69 की उपधारा 2 मुजरई से संबंधित या क्लेम का सेट ऑफ जिसे कहते हैं, उससे किसी संविदा से उद्भूत यदि कोई अधिकार है तो उस पर भी लागू होगी। यानी धारा 69 और धारा 69 के अंतर्गत 69(1) और 69(2) की जो निर्योग्यताएं हैं
उन निर्योग्यताओं के बारे में हमें समझना होगा कि ये निर्योग्यताएं मात्र उन्हीं मामलों में लागू नहीं है जिन्हें हमने 69(1) और 69(2) में समझा था। वास्तव में उन दावों से संबंधित यदि कोई कार्रवाई चल रही है या कोई मुजरई या कोई सेटाफ है तो उस पर भी वो लागू होगी। सेटाफ का मतलब है कि किसी पहले से दिए गए धन को या ऋण को नए ऋण से या नए धन से शोधित करना या उनका समायोजन करना। मान लीजिए कि दो पक्षकार हैं, एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को माल की आपूर्ति की जाती है और उस माल की आपूर्ति के बदले उसके द्वारा प्रथम पक्षकार को प्रतिफल के स्वरूप 1000 रुपये दिए जाते हैं। और यदि यह कार्यवाहियों की एक श्रृंखला हो जिसमें माल का आपूर्ति किया जाना और 1000 रुपये का प्रतिफल दिया जाना शामिल हो, ऐसे में यह संभव हो सकता है कि कभी कभी माल की आपूर्ति कम हो या कभी कभी धन का संदाय ज्यादा किया गया हो। और फर्ज कीजिए एक ऐसी अवस्था जब माल की आपूर्ति के बदले 1000 रुपये की बजाय 5000 रुपये दिए जा चुके हों। ऐसे में जब माल की आपूर्ति होगी तो उसके बदले दिए जाने वाले धन में कमी आएगी, यानी कि क्योंकि 4000 रुपये या 2000 रुपये या जो भी माल के अनुरूप जो धन है वो अगर ज़्यादा दे दिया गया है तो उसके बदले माल प्राप्त किया जा सकता है या अगली बार उस धन को कम किया जा सकता है। इसी प्रकार से जब पुराने धन से नई श्रृंखला में धन को जब समायोजन करना होगा तो हम उसे सेट ऑफ कहते हैं। यानी कि जहां पर 2000 रुपये पहले से एक पक्षकार के पास थे तो दूसरे पक्षकार के पास यह विकल्प है कि वह उन बार अगली श्रृंखला में धन का संदाय ना करे और पुराने बचे हुए धन से उसका सेट ऑफ कर ले। इसी को हम सेट ऑफ या मुजरई की कार्यवाही कहते हैं। लेकिन मुजरई की कार्यवाही पर भी यह निर्योग्यता लागू होती है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह हुआ कि यदि कोई फर्म अपंजीकरण होने की निर्योग्यता रखता है तो इस निर्योग्यता के कारण वह धन के मुजरई की कार्यवाही भी नहीं कर सकता है। इस प्रकार धारा 69(1) तथा 69(2) के उपबंध मुजरई के दावे के संबंध के प्रवर्तन में होते हैं। यानी मुजरई के दावे का आशय यह है कि यदि पर व्यक्ति अपंजीकृत फर्म से अपना कर्ज पाने के लिए वाद दाखिल करता है तो फर्म का यदि कोई धन या वस्तु जो उस व्यक्ति के पास है, अपंजीकृत फर्म अपने धन या वस्तुओं से मुजरई का दावा नहीं कर पाएगी। और धारा 69 की उपधारा 1 तथा उपधारा 2 के प्रावधान संविदा से उत्पन्न अधिकार को लागू करने हेतु अन्य कार्यवाहियों के बारे में भी प्रवर्तनीय होते हैं। इसलिए संविदात्मक अधिकारों को लागू करने के लिए अपंजीकृत फर्म अन्य कार्यवाहियों का दावा नहीं कर सकती। प्रत्येक प्रकार की अन्य कार्यवाही शब्दों के अर्थ में कुछ मतभेद थे। न्यायालयों ने अपने निर्वचन में देखा कि कुछ में कुछ कार्यवाहियों को शामिल किया गया और कुछ मामले में कुछ कार्यवाहियों को इससे विरत रखा गया, क्योंकि ये निश्चित नहीं है कि कुछ कार्यवाहियों में या अन्य कार्यवाहियों में कौन कौन सी कार्यवाही शामिल होगी या कौन कौन सी कार्यवाही शामिल नहीं होगी। उदाहरण के लिए यदि हम जगदीश चंद्र गुप्ता बनाम कजारिया ट्रेडर्स के मामले को देखें तो इसमें हम देखते हैं कि कजारिया ट्रेडर्स तथा इंपोर्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन फर्म ने एक भागीदारी का गठन किया जिसके मालिक जगदीश चंद्र गुप्ता थे। भागीदारी अनुबंध में यह उपबंध था कि भागीदारों के बीच उत्पन्न हुए विवाद पंच निर्णय द्वारा सुलझाए जाएंगे। उनके बीच विवाद उत्पन्न हो गया, एक भागीदार द्वारा मध्यस्थ नियुक्त किया गया किंतु दूसरे भागीदार ने उससे असहमति जताई। पहले भागीदार द्वारा मध्यस्थ नियुक्त करने हेतु वाद लाया गया, दूसरे भागीदार ने वाद को लाने के आधार पर विरोध किया कि फर्म अपंजीकृत है इसलिए वाद नहीं लाया जा सकता। यह निर्णीत हुआ कि भागीदार को वाद लाने का अधिकार नहीं था क्योंकि पंच निर्णय अधिनियम की धारा 8 के अनुसार कार्यवाही की उत्पत्ति भागीदारी अनुबंध में उच्चलित पंच निर्णय से उपबंधित होता है और यह उपबंध भागीदारी अनुबंध का भाग होती है, इसलिए वाद नहीं लाया जा सकता। अन्य कार्यवाहियों के अंतर्गत पंच निर्णय की कार्यवाही भी शामिल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां पर अन्य कार्यवाहियां सम्मिलित हैं, इस अन्य कार्यवाही का अर्थ क्या होगा यह कहीं स्पष्ट रूप से नहीं शामिल किया गया है।
सामान्य रूप से न्यायालय की कार्यवाही के बारे में ही है। कभी कभी ये प्रश्न होता है कि क्या यह ऐसे किसी कार्यवाही पर जो मध्यस्थ से संबंधित है यानी मध्यस्थम की कार्यवाही पर भी लागू होगा कि नहीं, जिसे पंच निर्णय या पंचाट देने की शक्ति है। तो हमने इस मामले में देखा कि जगदीश चंद्र गुप्ता बनाम कजारिया ट्रेडर्स ने मामले में न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि अन्य प्रकार की कार्यवाहियों में वो भी कार्यवाहियां शामिल हैं जिसमें पंच निर्णय की कार्यवाही को किया जाना है। इसी प्रकार यूपी स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड बनाम जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी के बाद में पंच निर्णय को पोषणीय नहीं माना गया। यह प्रारंभिक त्रुटि तत्पश्चात फर्म नहीं की जा सकती। अपंजीकृत फर्म द्वारा पंजीकरण कराने में ग्रेनाइट एक्सपोर्ट बनाम सोनी ग्रेनाइट के बाद में धारा 69 के अंतर्गत अपंजीकृत फर्म को मध्यस्थ नियुक्त करने तथा विवाद के न्यायिक निर्णय देने का अधिकार होता है। मध्यस्थम करार को अपंजीकृत फर्म के विरुद्ध लागू करने के लिए वाद दाखिल किया जा सकता है और इसका विरोध इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि फर्म अपंजीकृत है। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार कजारिया ट्रेडर्स के बाद में न्यायालय ने पंच की कार्यवाहियों को पोषणीय माना, लेकिन अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश शुगर कारपोरेशन और कंस्ट्रक्शन के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस कार्यवाही को पोषणीय नहीं माना। और उसी प्रकार से पुनः एक वाद अगर हम देखें अशोका ट्रेडर्स बनाम गुरमुख दास सालूजा के बाद में न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि धारा 69 का वर्जन आर्बिट्रेशन तथा कॉमर्शियल अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत आवेदन के पोषण को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि उक्त अधिनियम की धारा 9 द्वारा यह दिया गया है कि अधिकार संविदा से उत्पन्न अधिकार इसमें नहीं होते हैं। जबकि मदन लाल बनाम श्रीमती बादाम बाई के बाद में निर्णय दिया गया कि फर्म के पंजीकरण का उद्देश्य पर व्यक्ति के हित का संरक्षण करना है। धारा 69 की निर्योग्यताएं इस अधिनियम में संविदा से उद्भूत अधिकारों के प्रवर्तन हेतु वाद तक सीमित है। यदि किसी भागीदार के विरुद्ध उसके औचार के लिए क्षतिपूर्ति हेतु वही वाद लाया जा सकता है तो भले ही फर्म अपंजीकृत हो ऐसा वाद दाखिल किया जा सकता है। इसी प्रकार से एक वाद में पंजीकरण फर्म की दुकान का ताला तोड़कर माल उठा ले जाने पर जब उसके विरुद्ध कार्यवाही की बात आई तो न्यायालय ने कहा कि यह एक प्रकार का दुराचार है। धारा 69 उन निर्योग्यताओं की बात करता है जो अपंजीकृत फर्म द्वारा पर व्यक्तियों के विरुद्ध, क्योंकि यह पर व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए है। धारा 69 का आशय हर प्रकार की कार्यवाही को रोकना नहीं है, जबकि इसका मुख्य आशय पर व्यक्तियों की सुरक्षा है और पर व्यक्तियों की सुरक्षा के उद्देश्य से अधिनियम में आशय स्पष्ट किया गया कि यदि कोई विधिक कार्यवाही या कोई संविदा से उत्पन्न अधिकार या दायित्व का प्रवर्तन कराना है तो उचित होगा कि फर्म का रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कर लिया जाए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि फर्म अपंजीकृत है तो उसके विरुद्ध कोई कपट दुराचार या इस प्रकार की कोई आपराधिक कार्रवाई हो तो उस मामले में उसे न्यायालय जाने का अधिकार ही नहीं है। इसी प्रकार इस मामले में हम देखते हैं कि न्यायालय ने जब एक फर्म की दुकान का ताला तोड़ करके भागीदारों द्वारा माल उठाकर ले जाया गया और कब्जा प्राप्त करने की बात आई तो न्यायालय ने कहा कि यह एक भागीदार द्वारा किया गया औचार था और इस औचार के विरुद्ध उस भागीदार के विरुद्ध माल प्राप्त करने के लिए और वाद दाखिल करने का अधिकार धारा 69 के अधीन निर्योग्यता में लागू नहीं हो सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ फर्म पंजीकृत थी अथवा पंजीकृत नहीं थी। इससे स्पष्ट है कि यदि कोई अधिकार भागीदारी अनुबंध से उद्भूत ना होकर किसी अन्य प्रकार से प्राप्त होता हो तो उसे लागू करने के लिए फर्म का पंजीकरण आवश्यक नहीं है। पदम सिंह जैन बनाम मेसर्स चंद्रा ब्रदर्स के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अपंजीकृत फर्म द्वारा बेदखली का वाद लाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा वाद संविदा के लागू कराने के निमित्त नहीं वरन यह अधिकार संपत्ति के स्वामी को रेंट कंट्रोल तथा संपत्ति अंतरण के अधीन सृजित होते हैं। यानी कि अब देखिए इसमें हमने जो भी वादों को देखा उसमें दो बातें निकल करके आ रही हैं। एक तो सर्वमान्य तथ्य जो धारा 69 के द्वारा विधिक दायित्व देता है और विधिक निर्योग्यता की बात करता है, और वह यह कहता है कि जब भी कोई फर्म अपंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड नहीं हो तो उस फर्म की निर्योग्यता है कि वह किसी पर व्यक्ति के विरुद्ध वाद नहीं दाखिल कर सकता।
लेकिन किसी पर व्यक्ति के विरुद्ध दाखिल वाद नहीं करने के संदर्भ में मामला क्या है, या वो कौन से विषय हैं जिसके बारे में ऐसी कार्रवाई की बात की जा रही है। तो निश्चित रूप से हम वहां उन कारोबारों की चर्चा कर रहे हैं, या उस घटनाओं की चर्चा कर रहे हैं, या उन विषय की चर्चा कर रहे हैं जो उस कारोबार के संचालन से है, जो उस रजिस्ट्रीकृत फर्म के बारे में है। यानी कि यदि फर्म के रजिस्ट्रेशन से संबंधित निर्योग्यताओं की चर्चा करेंगे, तो हम निश्चित रूप से उन अधिकारों और दायित्व के बारे में निर्योग्यताओं की चर्चा करेंगे जो उनसे संबंधित है। लेकिन यदि कोई अन्य मामला है, जैसे कोई अधिकार या दायित्व जो भागीदारी अधिनियम के अन्यथा किसी अन्य अधिनियम से उद्भूत होता है, जैसे इस मामले में पदम सिंह जैन के मामले में हम देख रहे हैं कि जो मामला है वो रेंट कंट्रोल एक्ट से उत्पन्न हो रहा है। इसी प्रकार पूर्ववर्ती एक मामले में हम लोगों ने देखा था कि जो संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत कोई अगर दावा मिलता है, कोई अधिकार है या कोई दायित्व का प्रवर्तन कराया जाना है, तो ऐसे किसी मामले में जबकि वाद किसी संपत्ति के अधिकार से संबंधित है जो कि किसी अन्य अधिनियम, चाहे वो रेंट कंट्रोल अधिनियम हो या संपत्ति अंतरण अधिनियम, इसके अधीन सृजित हो रहे हैं, तब यहाँ पर वह निर्योग्यता लागू नहीं होगी। इसी प्रकार पी वेंकटेश्वर कालू बनाम सी लक्ष्मी सिंह राव के बाद में न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि धारा 69 आर रजिस्ट्रीकृत फर्म को अपने विरुद्ध चलने वाली कार्यवाहियों से प्रतिरक्षा करने से वर्जित नहीं करती है। यानी ये फर्म को कब पंजीकृत होना चाहिए, वाद करने की तिथि पर फर्म का पंजीकरण होना चाहिए। प्रश्न सिर्फ इतना है कि हम जब कह रहे हैं कि फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं होने से उसके दुष्प्रभाव हो रहे हैं, तो फर्म का रजिस्ट्रेशन कब है कब नहीं, इसके लिए हम किस अवस्था को देखेंगे। क्या जब वह घटना घटी जिसके विरुद्ध कोई अधिकार या दायित्व उत्पन्न हुआ, क्या उस तिथि को देखेंगे जिस तिथि के पहले कोई अधिकार या दायित्व उत्पन्न हुआ, या जब कोई अधिकार या दायित्व उत्पन्न हो चुका है उसके बाद भी यदि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो हम फर्म को पंजीकृत मानेंगे या फर्म के अपंजीकरण का प्रभाव होगा। इन सबको देखने के लिए स्पष्ट हो गया है कि फर्म का पंजीकरण नहीं होने से निर्योग्यता होती है। और निर्योग्यता क्या है? निर्योग्यता यह है कि फर्म किसी पर व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार का दावा या दायित्व का प्रवर्तन नहीं करा सकता है। इसका मतलब यह है कि जब भी उस फर्म को किसी पर व्यक्ति के विरुद्ध वाद या कार्यवाही करना होगा, या उसका लाभ लेना होगा, या किसी विधिक अधिकार का प्रवर्तन कराना होगा, तो उस फर्म का रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण होना चाहिए। इसलिए निश्चित तौर पर फर्म को कब रजिस्ट्रीकृत या पंजीकृत होना चाहिए, इसका उत्तर है कि वाद संस्थित करने की तिथि पर फर्म का पंजीकरण होना चाहिए। यदि फर्म का पंजीकरण उस दिन हो गया है जिस दिन वाद का रजिस्ट्रेशन, जिस दिन वाद की कार्रवाई की जानी है, तो यह निर्योग्यता लागू नहीं होगी। इसका आशय वह तिथि जिस तिथि पर वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। वाद संस्थित करने के तिथि के पश्चात यदि फर्म का रजिस्ट्रर होता है तो आरंभिक त्रुटि की पूर्ति नहीं होगी और न्यायालय द्वारा वाद निरस्त किया जा सकेगा। इसी प्रकार यदि वाद निरस्त कर दिया गया है तो पंजीकरण के पश्चात नया वाद प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते वह मियाद बाहर ना हो गया हो। यानी कि अगर कालावधि उदित नहीं है, अगर टाइम बार्ड नहीं है, तो वाद कभी भी दाखिल किया जा सकता है उस फर्म के रजिस्ट्रेशन के बाद। कोई अपवाद जो भागीदारी संविदा या भागीदारी अधिनियम द्वारा अपने अधिकारों को अपंजीकृत फर्म की स्थिति में भागीदारों के विरुद्ध लागू थे, उनका वाद दाखिल नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि धारा 69 उन स्थितियों की चर्चा करती है जब किसी फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराए जाने के परिणाम निर्योग्यता के रूप में आते हैं। जैसे किसी पर व्यक्ति के खिलाफ अपने संविदात्मक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु वह वाद नहीं ला सकती है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। इस कार्यवाहियों की जो निर्योग्यता है, यह अपने आप में ही एक अपवादिक परिस्थिति है, क्योंकि यह सामान्य रूप से की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों को वर्जित करती है। लेकिन इस पे जो परिस्थितियां हैं जिसमें निर्योग्यता दी गई है, इन निर्योग्यताओं में भी कुछ अपवादिक परिस्थितियां हैं जिनका उल्लेख 69 की धारा 3 में और उपधारा 4 में किया गया है। इस प्रकार धारा 69 की उपधारा 1 और उपधारा 2 किसी अपंजीकृत फर्म के संबंध में कार्यवाहियों के वर्जन की या निर्योग्यताओं की चर्चा करती है,
और उन नियोग्यताओं के संबंध में कोई अपवाद है जहां पर वो नियोग्यताएं लागू नहीं होती हैं, इसका उल्लेख धारा 69 की उपधारा 3 और उपधारा 4 में किया गया है। जब कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें अपंजीकृत फर्म के द्वारा भी वाद दाखिल किया जा सकता है, उसमें दो बातें स्पष्ट हैं। पहला, जहां पर वाद फर्म के विघटन के लिए संस्थित किया जाता है, यानी अगर फर्म के विघटन के लिए वाद संस्थित किया जाना है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्म का पंजीकरण हुआ है कि नहीं, एक अपंजीकृत फर्म भी फर्म के विघटन के लिए वाद दाखिल कर सकती है और फर्म का विघटन कराने हेतु कोई अपंजीकृत फर्म या उसके भागीदार इसके लिए वाद ला सकते हैं और इस आधार पर वाद प्रस्तुत करने से रोका नहीं जाएगा। जैसे वेंकटेश्वर कालू बनाम सी लक्ष्मी नरसिम्हा के वाद में यह मत व्यक्त किया गया था कि भागीदार अपंजीकृत फर्म में विघटन के लिए वाद संस्थित कर सकता है और उसे इस आधार पर नहीं रोका जा सकता है कि फर्म अपंजीकृत है। और दूसरा अपवाद जो इस मामले में है वह यह कि यदि फर्म विघटित हो जाती है तो उसके लेखा जानने के लिए भागीदार द्वारा वाद प्रस्तुत किया जा सकता है और इसे अपंजीकृत फर्म होने के कारण प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। यानी यदि अपंजीकृत फर्म विघटित हो चुकी है तो उसके लेखा के लिए वाद लाया जा सकता है। यह धारा 69 के 3 के अपवादों के अंतर्गत आता है। इस प्रकार यदि हम धारा 69 की एक रचनात्मक प्रक्रिया यानी कि इसके संरचनात्मक गठन को देखें तो हम पाएंगे कि धारा 69 अपने आप में एक निर्योग्यता की कार्रवाई के बारे में बात करता है और यह बताता है कि कब कोई फर्म इस बात के लिए निर्योग्य होगा कि वह किसी पर व्यक्ति के विरुद्ध वाद दाखिल नहीं कर सकता। लेकिन इस निर्योग्यताओं की भी कुछ सीमा है। इस निर्योग्यताओं की सीमा वहां तक है जहां तक पर व्यक्तियों से सुरक्षा देना है और जब पर व्यक्तियों की सुरक्षा का प्रश्न नहीं है क्योंकि फर्म अपंजीकृत होने पर अवैध नहीं होती है, इसलिए उसकी कार्यवाहियां और उसके क्रियाकलाप वैसे ही मान्य होते हैं जैसे किसी भी फर्म के, चाहे वो पंजीकृत हो अथवा ना हो। ऐसे में उस पंजीकृत फर्म को भी विघटन का अधिकार है, इसलिए विघटन के लिए जब कोई वाद लाया जा सकता है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह फर्म पहले पंजीकृत थी अथवा पंजीकृत नहीं थी। यानी कि अपवाद की श्रेणी में एक अपंजीकृत फर्म कम से कम अपने विघटन की कार्यवाही के लिए और विघटन के उपरांत किसी दावे के निर्धारण के लिए वाद को दाखिल कर सकती है। और इसकी धारा 3 में जब फर्म का विघटन हो गया है और संपत्ति की वसूली के लिए वाद संस्थित किया जाना है तो यदि किसी फर्म का विघटन हो तो फर्म की संपत्ति को वसूलने के लिए वाद ला सकते हैं और ऐसे वाद को इस आधार पर नहीं रोका जा सकता है कि फर्म अपंजीकृत है। जैसे जैसे एक अरजिस्ट्रीकृत तथा फर्म के कुछ देनदार हैं, फर्म का विघटन हो जाने की स्थिति में फर्म के विरुद्ध उक्त धनराशि वसूलने के लिए कोई वाद लाया जा सकता है और इस प्रकार यह निर्धारण हो चुका है कि किसी करार को तब प्रवर्तित कराया जा सकता है भले ही फर्म अपंजीकृत हो। यानी यह मामला धारा 69 की उपधारा 3 में आएगा। यानी धारा 69 की उपधारा 3 उस आपवादिक स्थिति की चर्चा करती है जबकि किसी फर्म का रजिस्ट्रेशन ना होने पर भी उस पर निर्योग्यता की कार्यवाही लागू नहीं होगी। इसी प्रकार जब कोई दिवालिया भागीदार है तो उसकी संपत्ति की प्रस्तुति के लिए यानी एक दिवालिया भागीदार के अंश की वसूली हेतु रिसीवर या शासकीय निदेशक की नियुक्ति की जा सकती है भले ही फर्म अपंजीकृत है। छगनलाल गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के वाद में एक संपत्ति की वसूली के लिए जो वाद था उसे अनुज्ञात किया गया। इसी प्रकार उन फर्म तथा उनके भागीदारों को जिनके कारोबार का कोई स्थान उस क्षेत्र से बाहर है जहां यह अधिनियम लागू नहीं होता है तब भी यह अयोग्यताएं लागू नहीं होंगी। इसी प्रकार 100 रुपए मूल्य से कम के मामलों के संबंध में अपंजीकृत फर्म के जो कार्यवाही है, जो मुजरई का वाद है, वह दाखिल कर सकते। कभी हमने देखा कि धारा 69 की उपधारा 2 में यह स्पष्ट है कि मुजरई की कार्यवाही पर यह कार्यवाही निर्योग्यता लागू होती है, यानी लेकिन अगर 100 रुपए से अधिक का मामला है तब 100 रुपए तक की कार्यवाही पर यह लागू नहीं होगी। और उसी प्रकार पर व्यक्ति द्वारा वाद व्यक्ति के विरुद्ध अपने अधिकारों को लागू करने के लिए वाद लाए जा सकते हैं चाहे फर्म पंजीकृत हो अथवा पंजीकृत ना हो। और इस प्रकार इस अधिनियम में इस अध्याय के बाद धारा 70 एक महत्वपूर्ण धारा है जो मिश्र
व्याख्या या विशिष्टियां देने की शक्ति देता है। यानी इस अध्याय का अर्थ सिर्फ धारा 69 के संबंध में नहीं, रजिस्ट्रेशन के संबंध में भी है। पंजीकरण से संबंधित हमने देखा था कुछ सूचनाओं को और कुछ कथन को देना धारा 58 के अंतर्गत आवश्यक होता है। जब कभी इस अधिनियम के अंतर्गत यह पाया जाता है किसी व्यक्ति ने कोई कथन, सूचना या प्रस्थापना गलत तरीके से दी गई है और जानते हुए कि मिथ्या है और या विश्वास करते हुए कि वह गलत है, ऐसी सूचना देता है तो वह दंडनीय होता है, जिसमें 3 मास तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। इस अधिनियम में अंततः नियम बनाने की शक्ति भी रजिस्ट्रार को है और इसके बाबत राज्य सरकार राजपत्र में सूचना दाखिल करके विहित फीस के द्वारा रजिस्ट्रार को भेज करके दस्तावेजों से निरीक्षण के लिए, दस्तावेज जो रजिस्ट्रार कार्यालय में उनकी अभिरक्षा के लिए, उनकी नकल प्राप्त करने के लिए, मतलब जो एक व्यक्ति को लोक अधिकार प्राप्त है किसी दस्तावेज के निरीक्षण या उसके संबंध में या रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो शुल्क का निर्धारण है, इन सबसे संबंधित तथ्यों के बारे में नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। और इस प्रकार अब हम देखते हैं कि आज के व्याख्यान में हमने उन बातों पर चर्चा की जो किसी फर्म के रजिस्ट्रेशन की निर्योग्यता को बताती हैं। तो सारांश रूप से अगर हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से विधिक दायित्व तो नहीं है, ना ही कोई अधिनियम द्वारा, ना ही कोई विधिक प्रावधान यह कहता है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यानी सामान्य रूप से किसी फर्म का रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं होता है, लेकिन फर्म के रजिस्ट्रेशन ना कराने के कुछ दुष्परिणाम होते हैं। उन दुष्परिणामों की चर्चा धारा 69 में की गई है, जिसको हमने विस्तार पूर्वक आज के व्याख्यान में देखा। और उसे अगर हम सारांश के रूप में देखें तो हम समझते हैं कि धारा 69 में उपधारा 1, उपधारा 2 मुख्य उपधाराएं हैं जो उन निर्योग्यताओं के बारे में बताती हैं जो किसी अरजिस्ट्रीकृत फर्म को हैं। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यदि एक फर्म अपंजीकृत फर्म है तो किसी अधिकार और किसी दायित्व के लिए अपने आपस के भागीदार और फर्म और भागीदार के बीच की कार्यवाहियों को विधिक कार्यवाही के रूप में लागू नहीं कर सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण निर्योग्यता कि यदि कोई फर्म अपंजीकृत फर्म है तो वह किसी भी पर व्यक्ति के विरुद्ध दावा नहीं कर सकती है। और तीसरी जो हमने निर्योग्यता देखी कि ये सभी कार्यवाहियां या निर्योग्यताएं मात्र कार्यवाहियों पर या ऐसी कार्यवाहियों पर ना लागू होकर मुजरई की कार्यवाही पर भी लागू होती है। लेकिन संपूर्ण रूप से ये निर्योग्यताओं को देखने पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति यही जवाब देगा कि यद्यपि कि फर्म के पंजीकरण को आवश्यक नहीं बनाया गया है, लेकिन धारा 69 की उपधारा 1, उपधारा 2, 3 की निर्योग्यताओं को देखते हुए यह समीचीन है कि किसी फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इसके लिए निश्चित प्रावधान, सामान्य शुल्क है और सामान्य कथन को देना होता है। यह कंपनी विधि की तरह कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। ऐसे में पंजीकरण ना कराने के दुष्परिणाम को झेलने से और व्यापार में और कारोबार में होने वाले लाभों की बजाय हानि को उठाने की ओर हम अग्रसर हों, इससे अच्छा है कि हम फर्म के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में जाएं और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के द्वारा फर्म के द्वारा किसी कारोबार को पूरा कर सकते हो। धन्यवाद। When Copernicus said the earth revolves round the sun, it was considered blasphemy. When Galileo said the earth was round, we thought he was mad. When Darwin said that monkeys are the ancestors of man, we thought he had lost it. When the ecologist said this was the end of the world and the human race,
we didn't believe them.